चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, इस वीडियो में चूँकि जो आपको जानकारी देना है, 3 प्राकृतिक संरचनाएं हैं इस क्षेत्र की। 3 प्राकृतिक संरचनाओं के बारे में जानकारी देना है। एक तो ग्रेट रिफ्ट वैली है, चूँकि जो अफ्रीका महाद्वीप की एक आश्चर्यजनक स्थलाकृति है और पूरे विश्व की सबसे लंबी जो रिफ्ट वैली है यानी कि महान भ्रंश घाटी है। और जो दूसरे क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देना है वो सवाना घास का मैदान है, सवाना घास मैदान, ठीक है, सवाना घास का मैदान। और तीसरी जो जानकारी देना है वो बेल्ट जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, इसके बारे में आपको ये 3 क्षेत्र जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं, प्राकृतिक संरचनाएं हैं, इन 3 क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी देना है। तो पहली वाली जानकारी देखिएगा, ग्रेट रिफ्ट वैली यानी कि महान भ्रंश घाटी है, चूँकि जो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, इस घाटी के बारे में आपको जानकारी देना है। तो यहाँ लोकेशन देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर एक मृत सागर है यानी कि डेड सी से लेकर के और यहाँ तक कि डेड सी से थोड़े और आगे लेबनान देश में जाएंगे तो यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है बक्का नाम की एक घाटी है, बक्का नाम की एक वैली है। और ये जो वैली है वो लेबनान देश में है। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है महान भ्रंश घाटी की, यानी कि डेड सी से ही इसकी यानी कि शुरुआत मानी जाती है। लेकिन एक्चुअल क्या है, बक्का नाम का एक छोटी सी घाटी है, लेबनान देश में है, वहाँ से इसकी शुरुआत है। और ऐसे करके ये क्षेत्र ऐसे करके लेकर के ये जो मृत घाटी, ये जो महान भ्रंश घाटी है ऐसे करके आई है। और यहाँ पर चूँकि अफ्रीका महाद्वीप में एक रूडोल्फ नाम की झील आई होगी, तुर्काना या रूडोल्फ, ये जो झील है इसका जो नाम है जिनकी रूडोल्फ नाम की झील है, या इसी का नाम तुर्काना झील है। तो ये जो भ्रंश घाटी है, जो रिफ्ट वैली है, ये रूडोल्फ झील के पास आती है और रूडोल्फ झील के पास से यह 2 भागों में ऐसे करके बट जाती है और एक शाखा यहाँ तक आती है, ठीक है, यहाँ तक यानी कि मोजाम्बिक देश तक चली जाती है, दूसरी शाखा यहाँ तक तंजानिया क्षेत्र तक रहती है। तो ये अफ्रीका की ये चूँकि महान भ्रंश घाटी है, ये महान भ्रंश घाटी है, ये जो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, ये महान भ्रंश घाटी है, ठीक है। तो जो विश्व की सबसे लंबी जो ग्रेट रिफ्ट वैली से नाम दिया गया है या महाद्रोणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चूँकि जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इस घाटी का निर्माण हुआ है, रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है। ये वाला जो क्षेत्र है ये लाल सागर है यानी कि रेड सी वाला क्षेत्र है, ये रेड सी वाला क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है वो रेड सी है। ये जो लाल सागर है, लाल सागर की उत्पत्ति चूँकि 3 प्रकार की प्लेटें हैं इस क्षेत्र में। ये अरब प्रायद्वीप वाली प्लेट है यानी कि अरेबियन प्लेट है, दूसरी प्लेट है वो न्यूबियन नाम की एक प्लेट है, ठीक है, और जो तीसरी प्लेट है वो केन्या नाम की एक प्लेट है। तो ये जो 3 प्लेटें हैं, इन प्लेटों का आपस में खिसकाव हुआ है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार। तो ये जो लाल सागर है, ये लाल सागर का विस्तार या लाल सागर की जो उत्पत्ति हुई है, ये लाल सागर की उत्पत्ति 2 प्लेटों के खिसकाव से। ये जो अरेबियन प्लेट है ये इस तरफ गई है, ये वाली प्लेट इस तरफ आई है, और बीच में जिस जलीय भाग का निर्माण हुआ है उसे नाम दे दिया गया है रेड सी यानी कि लाल सागर। तो लाल सागर की उत्पत्ति इन प्लेटों के खिसकाव के कारण ही हुई, यानी कि जो 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर गई यानी कि अपसरण हुआ। तो लाल सागर की उत्पत्ति इसी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार ही हुई है। तो जो विश्व की जो सबसे लंबी ग्रेट रिफ्ट वैली है, जिसका प्रारंभ डेड सी से लेकर के अफ्रीका महाद्वीप में रूडोल्फ झील के पास में ये 2 भागों में बट जाती है। ये जो 2 भाग हैं इसे ईस्टर्न नाम दे दिया जाता है और इसे वेस्टर्न नाम दे दिया जाता है, यानी कि पूर्वी द्रोणी है और पश्चिमी द्रोणी है। ये जो पश्चिमी द्रोणी है ये यानी कि जो नीचे जो मलावी नाम की झील है, यानी कि जो मलावी नाम की झील है, मलावी
झील है, यानी कि मोजाम्बिक देश तक ये इसका विस्तार है, यानी कि मोजाम्बिक देश तक। ये जो वेस्टर्न शाखा है वो मलावी झील के आगे मोजाम्बिक देश तक इसका विस्तार है। तो ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, ग्रेट रिफ्ट वैली की जो सबसे पहले खोज की थी, ग्रेट रिफ्ट वैली, इनका फीचर जान लीजिएगा। ग्रेट रिफ्ट वैली की जो खोज की थी, खोज करता है एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, भूगोलवेत्ता हैं, उनका एक नाम है वाल्टर नाम के एक वैज्ञानिक हैं, वाल्टर ग्रेगरी ने इसकी खोज 1892 में की थी। लंदन यानी कि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाल्टर ग्रेगरी। इन्होंने इस द्रोणी का पता 1892 में लगाया गया था। द्रोणी की जो उत्पत्ति हुई है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण हुई है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार दो प्लेटों का खिसकाव, प्लेटों का अभिसरण भी और प्लेटों का अपसरण भी। तो इस जो रेड सी है इसकी उत्पत्ति और ये जो महान भ्रंश द्रोणी बनी है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसमें लागू होती है। और चूँकि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके अनुसार प्लेटों का खिसकाव होता है, इसी कारण ये द्रोणी बनी है। ये जो द्रोणी है, ठीक है, यहाँ पर एक किबू नाम की झील है, किबू नाम की एक झील है, किबू लेक है। तो 1900 जो किबू नाम की झील है, किबू नाम की झील के पास में एक वल्केनो है, ठीक है, उस वल्केनो का नाम है नैरागोंगो नाम का एक वल्केनो है। इस वल्केनो का 1979 में इरप्शन हुआ था, यानी कि दरारी उद्गार हुआ था। बहुत अत्यधिक मात्रा में लावा निकला था और अत्यधिक मात्रा में जब लावा निकला था तो बहुत जानमाल की हानि हुई थी। तो इस किबू झील के पास में इस न्यारागोंगो नाम के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, 1979 में हुआ था। किबू झील के आसपास के क्षेत्र में बहुत जनधन की हानि हुई थी। तो जिस कारण से इस किबू झील को एक नाम और दिया जाता है, किलर लेक के नाम से भी इसे जाना जाता है, किलर लेक के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो महान द्रोणी है, इस महान द्रोणी की जो कुल जो लंबाई है 6900 किलोमीटर है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी द्रोणी है, जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से इसे जाना जाता है। तो यह जो द्रोणी है, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो स्थल खंड है वो इस जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका जो मुख्य भाग है, ये इतना भाग भविष्य में कभी भी इससे अलग हो सकता है। और बीच में जैसे अरेबियन प्रायद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में लाल सागर की उत्पत्ति हो गई है, ऐसे ही ये वाला भाग आगे खिसक सकता है। तो ये बीच में भी किसी जलीय भाग की उत्पत्ति भविष्य में कभी भी हो सकती है। तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली है, जिसकी शुरुआत जो डेड सी है, अमृत सागर है, यहाँ से होती है और रुडोल्फ झील के पास ये दो भागों में बट जाती है। ईस्टर्न वैली है और वेस्टर्न वैली है। जो वेस्टर्न वैली है वो आगे जाकर के मलावी झील से होते हुए आगे मोजाम्बिक देश तक इसका विस्तार है, यानी कि कुल लंबाई कितनी है 6900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, यानी कि विश्व की सबसे लंबी द्रोणी है। और ग्रेगरी वाल्टर जो नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये फीचर्स हैं ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में, आपको फीचर्स दे दिए गए हैं। तो एक संरचना जो प्राकृतिक संरचना है ग्रेट रिफ्ट वैली, ये अफ्रीका महाद्वीप की आश्चर्यजनक स्थलाकृति है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। चूँकि यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको दिया गया था पूर्व में, तो यहाँ पर जो झीलें आई थी वो ग्रेट रिफ्ट वैली के अंतर्गत हैं। यहाँ पर जो झील आई होगी विक्टोरिया नाम की झील है, यह ग्रेट रिफ्ट वैली के अंतर्गत नहीं आती है। और रुडोल्फ झील के पास में यह दो भागों में बट जाती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसमें लागू होती है, ठीक है। तो एक प्राकृतिक संरचना जो विश्व की आश्चर्यजनक स्थलाकृति है ग्रेट रिफ्ट वैली, इसको नाम दिया गया है। उसके बाद ये संरचना हो गई है। उसके बाद आइएगा सवाना।
घास का मैदान। अब सवाना घास के मैदान को देखिएगा। सवाना घास का जो मैदान है, ये सवाना, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो उसको ले लीजिएगा। आगे सवाना घास के मैदान का विस्तार दर्शाना है। तो जो सवाना घास का मैदान है, सवाना घास के मैदान का जो विस्तार है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। चल ले लिया होगा। अब ये देखिएगा, सवाना जो घास का मैदान है, चूँकि ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सवाना घास का मैदान है। चूँकि क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर या सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार देखिएगा, यहाँ से लेकर के ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ तक ऐसे करके ये जो पूरा क्षेत्र फैला है, ये सवाना घास के मैदान का विस्तार है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये सवाना घास के मैदान का विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। ये सवाना घास का मैदान है। ठीक है, तो ये जो सवाना घास का मैदान है, अफ्रीका महाद्वीप में इसका विस्तार ज़्यादा है। तो जो सवाना घास का मैदान है, सवाना घास के मैदान को एक नाम और दिया जाता है, चूँकि इसे पॉर्कलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जिसे नाम दिया जाता है सवाना घास का मैदान भी कहा जाता है, या इसका एक नाम और है, इसे पॉर्कलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉर्कलैंड विशेष नाम अफ्रीका महाद्वीप में ही दिया जाता है, चूँकि सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है, जिसे नाम दिया गया है सवाना। तो विश्व में जहाँ जहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार होगा, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का दूसरा नाम सवाना घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में इसे विशेष नाम दिया जाता है, पॉर्कलैंड के नाम से इसे जाना जाता है। विशेषता ये डायग्राम देख लीजिएगा, इतने क्षेत्र में इसका ऐसे करके इसका विस्तार है सवाना घास के मैदान का। ठीक है, तो चूँकि सवाना घास के मैदान का विस्तार है, इसकी विशेषताएं थोड़ी सी जान लीजिएगा। एक तो क्लाइमेट जानना है, तो जो सवाना क्लाइमेट या सवाना प्रकार की जो जलवायु होती है, ये सवाना प्रकार की जलवायु इसमें पाई जाती है। अब सवाना प्रकार की जलवायु की विशेषता ये होती हैं कि सवाना प्रकार की जलवायु में जो वर्षा होती है, ठीक है, जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। एक विशेषता औसत वार्षिक वर्षा आपको लिखाई जा रही है या आपको बताई जा रही है। जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है, यानी कि सवाना प्रकार की जलवायु का, जिसका ज़्यादा विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सवाना प्रकार की जलवायु की विशेषता वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तापमान कितना होता है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। और इस प्रकार की जलवायु में चूँकि जो क्लाइमेट होती है वो दोनों प्रकार की होती है, यानी कि किसी क्षेत्र में आर्द्र भी होती है और किसी क्षेत्र में शुष्क भी रहता है। यानी कि ये सीजन रहता है, आर्द्र भी हो सकता है और ये शुष्क भी हो सकता है। ये इस प्रकार की जलवायु होती है, आर्द्र भी होती है और शुष्क भी होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जलवायु वाला क्षेत्र है। अब चूँकि सवाना जो प्रकार की जलवायु है, उसमें फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में आपको जानकारी देना है। तो जो सवाना घास के मैदान हैं, सवाना घास के मैदान में जो घास पाई जाती है, घास में मुख्य रूप से एक रोडेस नाम की एक घास होती है। ठीक है, रोडेस नाम की एक ग्रास होती है। ठीक है, लेमन नाम की एक ग्रास होती है, ओट नाम की एक ग्रास होती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये घास पाई जाती हैं। घास के अलावा यहाँ पर, ठीक है, घास के साथ साथ में क्या पाई जाती हैं, श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो किसी क्षेत्र में झाड़ियाँ सघन हो सकती हैं, किसी क्षेत्र में झाड़ियाँ विरल होती हैं। तो जिस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होती है उस क्षेत्र में झाड़ियाँ सघन होती हैं, जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है उस क्षेत्र में झाड़ियाँ विरल होती हैं।
तो सवाना घास के मैदान में जो घास होती है, रोडेस नाम की एक घास होती है, लेमन नाम की एक घास होती है, ठीक है, और ओट नाम की एक घास होती है, एक घास और होती है स्टार नाम की एक घास होती है। तो 4 प्रकार की मुख्य रूप से सवाना घास के मैदान में घासें पाई जाती हैं। नाम देख लीजिएगा, रोडेस ग्रास, लेमन ग्रास, ओट ग्रास, स्टार ग्रास। 4 प्रकार की मुख्य घासें पाई जाती हैं। और ये जो घासें होती हैं, इनकी जो विशेषता होती है, जो घास होती हैं वो 3 से 4 मीटर तो इनकी लंबाई होती है, ठीक है, और इनकी मोटाई भी अधिक होती है। यानी कि जो सवाना घास के मैदान में जो घासें पाई जाती हैं वो 3 से 4 मीटर उनकी ऊंचाई होती है और घासें मोटी मोटी होती हैं। ये सवाना घास का मैदान है। और इस सवाना घास के मैदान में चूँकि जो विस्तार, जो सवाना घास के मैदान का विस्तार है वो तंजानिया एक देश में है, ठीक है, एक देश का नाम है तंजानिया। और ये तंजानिया देश में एक सेरेंगेटी एक नेशनल पार्क है, पार्क का नाम है सेरेंगेटी, ठीक है, सेरेंगेटी नाम का एक पार्क है, नेशनल पार्क है। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सेरेंगेटी नाम का एक नेशनल पार्क है, तंजानिया देश में है। ये जो पार्क है, ये मुख्य रूप से जो पार्क है वो जेब्रा, ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। उसमें से एक जीव जेब्रा है, एक जीव सेरेंगेटी ही है, सेरेंगेटी नाम का ही जीव है। और जो वाइल्ड बीस्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं, वाइल्ड बीस्ट वाला भी, मतलब 3 मुख्य जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं सेरेंगेटी नेशनल पार्क में, जेब्रा, सेरेंगेटी और वाइल्ड बीस्ट। तो ये तंजानिया नाम का एक देश है, उसमें सेरेंगेटी नाम का एक नेशनल पार्क फैला हुआ है, जहाँ पर ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सवाना घास का मैदान है, जिसे पॉर्कलैंड के नाम से जाना जाता है। सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, टेम्परेचर, और ये विशेषताएं आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो सवाना जो घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है। और इसे सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रेट रिफ्ट वैली, सवाना घास का मैदान, और उसके बाद जो तीसरी जो संरचना है वो जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है, टेम्परेट जो घास का मैदान है, ग्रासलैंड है। इस ग्रासलैंड के बारे में आपको जानकारी देना है। तो इतना स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप इस सवाना घास के मैदान से संबंधित है, इसको ले लीजिएगा, ले लिया होगा। चलिए, जो तीसरी जो प्राकृतिक संरचना है, या जो तीसरा जो घास का मैदान है, जो मुख्य रूप से दक्षिण जो अफ्रीका जो देश है, इसमें इसका विस्तार है। मुख्य रूप से शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अफ्रीका महाद्वीप में बेल्ट के नाम से जाना जाता है, बेल्ट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो बेल्ट, यहाँ पर 2 प्रकार के बेल्ट होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो बेल्ट शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और विश्व में पाए जाने वाले जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। तो जो बेल्ट नाम का जो घास का मैदान है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, जो बेल्ट, ठीक है, जो बेल्ट नाम का घास का मैदान है, घास मैदान है, इस घास के मैदान जो बेल्ट है, घास का मैदान है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक ही घास का मैदान है जिसे नाम दिया जाता है, बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसे चूँकि 2 भागों में ऐसे बांट लेते हैं, ठीक है, एक तो है इसमें बुश बेल्ट है, ठीक है, बुश बेल्ट है, और दूसरा हाई बेल्ट है। इसे 2 भागों में इसे बांट लिया जाता है। डायग्राम में लोकेशन आपको यदि दिखाएं तो जो अफ्रीका महाद्वीप में चूँकि जो बुश बेल्ट है और जो हाई बेल्ट है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसे करके ये जो क्षेत्र फैला है,
ये वाला हाई बेल्ट का क्षेत्र है। और इसी के उत्तर में जो क्षेत्र फैला है हाई बेल्ट के जस्ट उत्तर में ये वाला जो क्षेत्र ऐसे करके फैला है, इसी से संलग्न है, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे नाम दिया जाता है बुश बेल्ट के नाम से। ठीक है, तो नीचे वाला जो क्षेत्र है ये हाई बेल्ट है। ठीक है, ये हाई बेल्ट के नाम से इसे जाना जाता है, हाई बेल्ट वाला क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है वो बुश बेल्ट वाला क्षेत्र है, बेल्ट वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो बेल्ट घास के मैदान को दो भागों में बांट दिया गया है, बुश बेल्ट और हाई बेल्ट। अब जो बेल्ट जो चूँकि घास के मैदान है, बेल्ट जो होता है ये जो घास का मैदान है, इस घास के मैदान में चूँकि जो औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये वर्षा हो गया है। घास के मैदान में 50 से 90 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसके बाद में यहाँ जो टेम्परेचर पाया जाता है वो 18 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहाँ पर है। और यहाँ पर जो बेल्ट घास का मैदान है, तो बेल्ट घास के मैदान में जो मुख्य विशेषता है, यहाँ पर चूँकि जो टेम्परेचर हो गया है 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक मुख्य विशेषता है नवंबर से लेकर जो मार्च का समय है ये ज़्यादा हॉट रहता है, यानी कि गर्म क्षेत्र, यानी कि गर्म सीजन रहता है। कब से? नवंबर से लेकर मार्च तक इस बेल्ट घास के मैदान में, यानी कि ये क्षेत्र हॉट रहता है, यानी कि समर सीजन वाला क्षेत्र रहता है नवंबर से मार्च तक। ठीक है, और यहाँ जो चूँकि इस घास के मैदान में चूँकि जो मुख्य रूप से जो वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर भी मुख्य रूप से झाड़ियाँ, ठीक है, और ये जो चूँकि घास का मैदान है तो मुख्य रूप से घास ही पाई जाती है, झाड़ियाँ और घास ही पाई जाती हैं, श्रब्स एंड ग्रास यहाँ पर पाई जाती है। अब इसका चूँकि विस्तार देखना है तो जो हाईलैंड का जो क्षेत्र है, हाईलैंड का जो मुख्य रूप से विस्तार है, ये जो हाईलैंड वाला क्षेत्र है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ जो अफ्रीका नाम का एक देश है मुख्य रूप से उसमें है। और दक्षिण अफ्रीका देश के अंतर्गत एक लैंडलॉक कंट्री है। दक्षिण अफ्रीका भूभाग के अंदर ही एक देश है, ठीक है, जिसको नाम लेसोथो नाम उसको दिया जाता है, लेसोथो नाम का एक देश है। तो हाई बेल्ट का जो विस्तार मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका देश और लेसोथो नाम के देश में है, ठीक है। और इसके अलावा जो बुश बेल्ट का जो विस्तार है, बुश बेल्ट का विस्तार चूँकि मुख्य रूप से जो बोत्सवाना देश है, बोत्सवाना नाम का देश है, ठीक है, साउथ अफ्रीका नाम का एक देश हो गया है, और जिम्बाब्वे नाम का एक, जिम्बाब्वे नाम का, 3 देशों में है, ठीक है। तो हाई बेल्ट का विस्तार किसमें है? साउथ अफ्रीका में है, और लेसोथो नाम का देश है यहाँ पर है। और जो बुश बेल्ट का विस्तार है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे देश में है। चूँकि बेल्ट घास का मैदान है तो ये जो बेल्ट घास का मैदान है, ठीक है, तो गेहूं उत्पादन के लिए तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही। इसके अलावा जो हाई बेल्ट वाला क्षेत्र है, हाई बेल्ट वाले क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे पाइथन हुआ, ठीक है, एक ब्लू क्रेन नाम हुआ, ठीक है, ये और जेब्रा हुआ, ठीक है। तो ऐसे कुछ जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, और झाड़ियाँ और घास के रूप में यहाँ पर इनका विस्तार है। तो जो बेल्ट घास का मैदान है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में एक ही घास का मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जिसे 2 भागों में से बांट लिया जाता है। क्लाइमेट या क्या क्या इनके फीचर्स हैं वो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप के 3 स्थला या 3 प्राकृतिक संरचनाएँ, ग्रेट रिफ्ट वैली, सवाना घास का मैदान और बेल्ट घास का मैदान, इसे यहाँ पर इन्हें नाम दिया गया है। तो ये चूँकि वीडियो आपको 3 विशेष जो संरचनाएं थीं अफ्रीका महाद्वीप में, इनके बारे में आपको जानकारी देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेक्स आपको पहले ही दे दी गई हैं, ये विशेष संरचना है, ये आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जो अफ्रीका महाद्वीप के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको
नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।